हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास है आपकी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। ये किट आपको बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगी। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आपका जो यूपी लेखपाल का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए ये सीरीज आपकी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये आपकी वीडियो या मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो और भी सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन होंगे। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन और डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। ये आपके सिलेबस में आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? ऑप्शन है संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और अर्धमागधी, पाली और पूर्वमागधी, संस्कृत और ब्राह्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, प्राकृत और अर्धमागधी। ये अधिकतर प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखित है। प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन धर्म के उपदेश भी प्राकृत भाषा में लिखे गए और जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। तो ज्योतिराव फुले, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे और नाना साहेब। और इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से चयन करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बी डी ई ये थे आपके। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, डेविड हरे, सुब्राह्मण्य सुब्रा सुब्रांड सुब्रांड भारती, एम एन रॉय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में आत्मीय सभा और वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान इनमें से किसने पहला भारत बंद का आह्वान किया था? तो इसमें जो आह्वान किया था वो आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध, जो 1919 में लागू किया गया, 18 मार्च 1919 को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर किसके अस्वीकरण से समाप्त हो गया? क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेबल योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका कैबिनेट मिशन योजना। भारत के विभाजन को रोकने के लिए अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकरण के साथ ही समाप्त हो गया और इस मिशन को 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो चुनाव किसकी सिफारिश पर किए गए? तो ये किए गए थे कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि यह संविधान को न तो कठोर है और न ही लचीला है, लेकिन इन दोनों का एक संश्लेषण है? अनुच्छेद 368, 350, 362 और 344। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो 368 दर्शाता है कि भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, क्योंकि संविधान में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत का प्रावधान वर्णित है और ये संविधान का भाग 20 है और 368 संविधान संशोधन से भी संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है?
तो ये जो है वो आपकी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो ये कौन सा हुआ संविधान संशोधन था? तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 था, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिशासन का क्या अर्थ होता है? दिशासन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एक सरकार जिसमें सत्ता 2 शासकों में निहित है, ये दिशासन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पास या दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? जोजिला, रोहतांग, खैबर, नाथुला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो आपका नाथुला है। नाथुला दर्रा आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4310 मीटर है। उसके बाद आपका रोहतांग दर्रा है और फिर आपका जोजिला दर्रा है और उसके बाद खैबर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिर्च है, काली मिर्च क्या है? वृक्ष का बीज, बांस का फल, एक वर्षीय फसल का बीज, एक बेल का फल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काली मिर्च है वो आपकी एक वृक्ष का बीज है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और काली मिर्च को मसालों के राजा के रूप में जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च का साइंटिफिक नेम पाइपर नाइग्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो भारत के 4 अति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैथोलिथ भू आकृति की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बैथोलिथ सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनते हैं। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया में बैथोलिथ का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ज्वालामुखी गतिविधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटियों के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो नदी घाटियों के जो चौड़ा होने का कारण ऑप्शन है क्षरण, पार्श्व क्षरण, घर्षण, द्रव चालित क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण है पार्श्व क्षरण। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। ऑप्शन है आपके स्टाम्प पंजीकरण पर कर, माल पर कर, कस्टम पर शुल्क, आय पर कर राजस्व और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्रोत नहीं है वो स्टाम्प पंजीकरण पर कर। ये आपका केंद्र सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है, ये आपका राज्य सरकार का स्रोत है, क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के दौरान देय कानूनी टैक्स है। इस शुल्क का इस्तेमाल प्रॉपर्टी को खरीदार के नाम पर पंजीकृत करने और प्रॉपर्टी के स्वामित्व को वैध बनाने के हेतु किया जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क हर राज्यों में अलग अलग होता है। तो ये राज्य शुल्क है, ना कि केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है? तो इसमें जो है वो है आपका नाफेड। नाफेड है, नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो आपका भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी है वह पर नाफेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है, ये कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। तो आपका चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका डी, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। निजी क्षेत्र उद्योग, सहकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका संयुक्त क्षेत्र उद्योग, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया जाता है। तो भारतीय कृषि को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? तो ये है आपका भू अपर्याप्त श्रमिक अधिक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ऊष्मा स्थानांतरण, बाष्पीकरण द्वारा शीतलन, संपीड़न द्वारा ऊष्मा उत्सर्जन और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी का प्रयोग होता है फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए, इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन किस रॉकेट में सफलतापूर्वक उपयोग हुई? तो ये जो हुई थी वो GSLV मार्क थर्ड में हुई थी, और जो भारी उपग्रह प्रेक्षण के लिए प्रक्षेपण के लिए बनाया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया था? तो इसरो ने जो किया था वो आपका एग्जीमिशन 4 था, जिसके लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया था। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष औद्योगिक का विकास कर उसे राष्ट्रीय विकास, संचार, मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग करना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? बड़े से छोटे बनाना, परमाणु संरचना बनाना, मशीन बनाना, ऊर्जा उत्पादन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है परमाणु संरचना बनाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। और परमाणुओं एवं अणुओं से सूक्ष्म स्तर पर संरचना का निर्माण करना, और इसमें छोटे छोटे कणों को जोड़कर बड़े जटिल ढांचे तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे कणों को जोड़कर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो वो हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ। इसे किसने विकसित किया है? तो इसे जो विकसित किया है वो CDEC पुणे ने विकसित किया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष एथलीट किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, लियोनेल मेसी, मोंडो डुप्लांटिस, मैक्स वेरस्टेपेन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया, और ये स्वीडन के हैं, और इनको 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया? ऑप्शन है डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो ये विमोचन किया है वो संथाली भाषा में किया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये जो बनेगा वो मध्य प्रदेश बनेगा। रोलिंग बजट वित्तीय वर्ष 26-27 में के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया, और रोलिंग बजट में अगले 3 साल तक के लक्ष्य तय किए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? बाढ़, सूखा,
पाला, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सामना करना पड़ता है वो है आपका उपरोक्त सभी, बाढ़, सूखा, पाला, इन सभी का करना पड़ता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका उद्देश्य था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य था महिला, पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो वो आपकी पुरा है, पुरा योजना है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये आपकी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। तो जो सिद्धांत उद्देश्य नहीं है वो है आपका नियोजन परिवर्तन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य में मुख्यतः ज्ञान की वृद्धि, भविष्यवाणी और आपकी तथ्यों का स्पष्टीकरण शामिल है, लेकिन नियोजन परिवर्तन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? 2010, 2015, 2020 और 2022। तो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 ये आपका 2020 में शुरू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। और पहला शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और 2 अक्टूबर 2019 तक इस मिशन के तहत सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों खुले में शौच से मुक्त का प्रथम चरण में प्राप्त सफलता को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से 2020-21 में 2024-25 तक की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन अजैविक घटक के रूप में मिलता है या मिलते हैं? तो इसमें जो मिलते हैं वो हैं आपके ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्रीकरण। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति 2 समूह में विभाजित हो जाती है और जो एक दूसरे से अलग होती है। इसको क्या कहते हैं? विस्थानिक, पेरिपेट्रिक, पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक। तो इसको जो कहते हैं वो आपका पैरापेट्रिक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका एक मुख्य कारक है। SO2 एक रंगहीन गैस है जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जहरीली गैस है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मण या उष्णता का कारण है? तो इसका कारण है जीवाश्मी ईंधनों का अधिक उपयोग। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तीव्रता के मर्केली पैमाने पर कितने अंक होते हैं? तो मर्केली पैमाने पर जो अंक होते हैं वो 112, 1 से लेकर 12 अंक होते हैं। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NDRF का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इसका है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो NDMA का जो पूर्ण रूप है वो है आपका, तो NDMA का जो पूरा नाम है वो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? हैदराबाद, शिमला, विशाखापत्तनम और अहमदाबाद। तो सुनामी जो सेंटर है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके 46 से 50 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। ये ग्राफ है आपका। दिया गया ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान, नेपाल लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें आपका जो ग्राफ है वो है ये ग्राफ और इसका क्वेश्चन है पहला, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4,400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर निकलेगा वो है आपका 1680, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो इसको जब सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा तो वो आएगा 20,800, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2, 3, 3, 4, 5 है, तो 2018 में 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो इनका जो अनुपात निकल के आएगा वो है आपका 23:27, 21:21, 22:20, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो नेपाल के लोगों का अनुपात आएगा वो आपका 1:5 है। अगला क्वेश्चन है, यह 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना हैं और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5,775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो ये जो प्रतिशत अधिक हैं वो हैं आपके 5% अधिक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आपका दूसरा ग्राफ है जिसके क्वेश्चन होंगे आपके 51 से 55 तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो ये आपका 2018-19 में 2018-19 में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें जो प्रतिशत है वो 9.757% है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? तो औसत बजट घाटा है वो आपका 8,337 करोड़ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो ये जो है वो 2018-19 में सबसे अधिक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा? तो ये जो आपका है वो 3 वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी के प्रश्न। ये है आपका क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय में जो स्वर संधि है वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। महाधन आशय, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिवाद में जो उपसर्ग है वो है आपका, इसमें जो उपसर्ग आएगा वो आएगा प्रति, और प्रति उपसर्ग आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंगीठी शब्द का तत्सम है,
अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम है अग्निष्टिका। तो इसका तत्सम होगा अग्निष्टिका, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, लेकिन आपका गुणवाचक नहीं होता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है वो आपका तिरोभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सा शब्द सही लिखा है? तो इसमें जो सही लिखा है वो आपका ज्योत्सना सही लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन के आधार पर बिल्ली बिल्लियां सही हैं, खम्बा खम्बे, रस्सी रस्सियां सही हैं, लेकिन पेड़ पेड़ों नहीं होता है। पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? कार्यालयी पत्र नहीं है तो वो आपका निमंत्रण पत्र, ये कार्यालयी पत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कंजूसी, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो ये होगी आपकी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये आपकी बहुत कंजूसी का लोकोक्ति होगी। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संबंध में पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो ये जो बनाता है वो आपका मीरा कास्ट बनाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वो आपका डेटा को रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, सही है। रोम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, सही है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी है। और अगला है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है। तो ये आपका गलत है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती नहीं है। कैश मेमोरी रैम से बहुत तेज और महंगी होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये जो नहीं है वो MS वर्ड नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती हैं? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में वर्णमाला की जो की होती हैं वो आपकी 26 होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 तो वर्णमालाओं की कुंजियां होती हैं, तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल की और स्पेशल की। अगला क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब का कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो डीगॉस कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी IP एड्रेस रेंज स्वचालित निजी IP एड्रेसिंग को इंगित करती है? तो जो इंगित करती है वो आपका डी ऑप्शन सही है, ये आपका इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है? वॉइस सर्च, सर्च हिस्ट्री, मैनुअल एंट्री, ऑटोफिल ऑटोफिल सजेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑटोफिल सजेशन। ये आपको उपयोगकर्ता को उनके प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो वो जो क्रियाविधि प्रदान करता है वो पॉप है। पॉप यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो ये जो तकनीकी का उपयोग किया जाता है वो लेजर तकनीकी, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? तो ये जो आपको अनुमति देती है वो आपको शैलियाँ देती हैं। तो ये जो आपको अनुमति देती हैं वो आपकी शैलियाँ देती हैं। एमएस वर्ड में शैलियों की सुविधा डॉक्यूमेंट के विभिन्न अनुभागों के लिए फॉन्ट, रंग, रिक्ति और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलॉक क्या है? डेडलॉक क्या है? तो डेडलॉक वह स्थिति है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। तो ये डेडलॉक कहलाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जाता है? तो वो कौन सा बैंकिंग है? तो वो होगा आपका उपरोक्त सभी, नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, नकद जमा, ये सभी होता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एईपीएस का अर्थ है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? तो क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को रिकॉर्ड, सत्यापित और संरक्षित करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब है आपके यूपीजीके से संबंधित 20 प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये जो था वो आपका 23 सितंबर 1857 का अधिनियम 18 था, जो विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 नगर निगम हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन की विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है वो लखनऊ से शुरू की गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो वो है आपका गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र की दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पाशी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ये सही है। अगला है, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। तो ये आपका गलत है। बी ऑप्शन आपका सही नहीं है एका आंदोलन के बारे में। और एका आंदोलन 1921 और 22 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो ये जो सब्सिडी उपलब्ध है वो है आपकी उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
UPBASN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। तो ये जो है इसका जो कार्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपकी इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? तो इसका विकास आसफउद्दौला के अधीन हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अंगरिया, थारू, बुक्सा और बैगा। तो राइट ऑप्शन है इसमें थारू। थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो आपकी घाघरा नदी पर बनाई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की जो लंबाई है वो 8,432 किलोमीटर है और वर्तमान दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर हो गई है। तो ये आपका पुराना डाटा था। पुराना डाटा के हिसाब से आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। लेकिन आपकी दिसंबर 2024 में जो लंबाई निकल के आई थी वो आपकी 11,737 थी। तो आपका ये पुराना डाटा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो वो आपका 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो वो है आपका सोनभद्र। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हरवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? छायावादी, भाक, नई कविता और प्रगतिवादी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका नई कविता। हरवंश राय बच्चन नई कविता साहित्य आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और 20वीं सदी में आरंभ में नई कविता गद्य भाषा का प्रयोग भी किया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले है इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। सही है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ये भी सही है। और यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये भी सही है। लेकिन आपका इसमें जो दिया है कि इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, तो ये गलत है। इसको जो बनवाया गया था वो आपका गुजरात पर विजय के बाद अकबर द्वारा बनवाया गया था और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ। दूसरा है उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान शामिल है और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई। तो इसमें जो कथन सही है वो आपके कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है। केवल कथन ए और बी सही है। तो उनकी कृतियां प्रेमा और गोदान शामिल हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था वो एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, ये लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? तो चाकू नगरी जिस जिले को कहते हैं वो रामपुर को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत, रॉक फॉस्फेट, लोएस, कोयला। तो ये जो प्रसिद्ध है वो आपका सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये सिलिका रेत शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज में है और सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके 100 प्रश्न हो गए इस मॉक टेस्ट के। ये मॉक टेस्ट आपका 3rd वाला कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।